Hello and welcome. Today we will discuss about geographic thought, history of geographic thought, and all who are geographer who contribute in geographic thoughts. तो देखें आज मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा और इस तरह एक्सप्लेन करूँगा कि आपको कोई ज़्यादा मुश्किल और दिक्कत पेश नहीं आएगी जियोग्राफिक थाट को समझने की, जियोग्राफर्स के कंट्रीब्यूशन को समझने की। मैंने बड़ी हद तक देखा है, बड़ा जितना भी मैंने मेरा नाता पड़ा है इन चीज़ों से, तो मैंने बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ें देखी हैं। हर प्लेटफॉर्म पर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा समझाया जाता है, दिखाया जाता है जियोग्राफिक थाट को। तो मैं इस तरह आज ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा कि इसमें कोई आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो सबसे पहले हम एंशियंट पीरियड की तरफ जाते हैं, ग्रीक स्कॉलर्स पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो जियोग्राफर हैं वो होमर हैं। होमर को एंशियंट पीरियड में फादर ऑफ जियोग्राफी भी कहा जाता था। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो काम किया उसमें जो इनके काम थे, कंट्रीब्यूशन थे, वो आपको बताता हूँ। मैथमेटिकल जियोग्राफी में उन्होंने काम किया। मैथमेटिकल जियोग्राफी एक ऐसी जियोग्राफी है जो पहले पहले मशहूर थी। उसमें हम पैमाइशी लिहाज से और यूँ समझिए कार्टोग्राफिक तौर पर काम करते थे जियोग्राफी में। उन्होंने सर्कल और इक्वेटर पर काम किया मैथमेटिकल जियोग्राफी में। उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल एस्पेक्ट्स पर उन्होंने काम किया, एस्ट्रोनॉमी में उन्होंने काम किया। उसके बाद उन्होंने कुछ टर्म्स पर काम किया जिस तरह रिवर है, कास्ट है और आइलैंड है। आइलैंड की उन्होंने फैक्ट्स के बारे में गुफ्तगू की, उनकी टर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद हमारे पास थेल्स हैं, थेल्स जियोग्राफर हैं। उन्होंने काम किया अपना अर्थक्वेक्स पर, जियोमेट्री पर। अर्थक्वेक्स में उन्होंने कुछ काजेस पर, अर्थक्वेक की काजेस पर, उसके जियोग्राफिक एस्पेक्ट्स और अर्थक्वेक एस्पेक्ट्स पर काम किया। उसके बाद जियोमेट्री में जो जितनी जियोमेट्री जियोग्राफी में इन्वॉल्व होती है उस पर काम किया। उसके बाद फ्लैट अर्थ पर उन्होंने काम किया। फ्लैट अर्थ का मतलब होता है जिस तरह चारों तरफ ज़मीन के बाहर पानी है और ज़मीन अंदर है, उस तरह। उसके बाद एनेक्सिमेंडर ने भी बहुत एक आला हद तक जियोग्राफी में काम किया है। उनकी 2-3 काम एक बहुत ही अहमियत रखते हैं। मिसाल के तौर पर कार्टोग्राफी में उनका बहुत बड़ा नाम है। कार्टोग्राफी में जब भी हम कार्टोग्राफी की हिस्ट्री देखते हैं तो सबसे पहले जो हमारे कार्टोग्राफर हमें मिलते हैं वो एनाक्सिमेंडर हैं। उनका जो मैप है बहुत ज़्यादा, एनाक्सिमेंडर का मैप वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। उसके बाद एस्ट्रोनॉमी में उन्होंने एक बहुत ही आला काम किया। उनकी एक थ्योरी है, यूनिवर्स थ्योरी उन्होंने बताई हमारी जियोग्राफी में, यानी कि एस्ट्रोनॉमी में उनका जो किरदार बना तो वो यूनिवर्स थ्योरी है। यूनिवर्स थ्योरी जो है वो समझ लें, बस इतना ही काफ़ी है आपके लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बातें मैं आपको बताऊंगा और इससे आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ सकती है, क्योंकि अगर आप जियोग्राफर थोड़ी बहुत भी जियोग्राफी समझते हैं तो आसानी से ये चीज़ें समझ आने वाली हैं। यूनिवर्स थ्योरी में वो कहते हैं कि ज़मीन हमारी सेंटर में है और उसके बाहर, उसके इर्द, यानी कि इर्द गिर्द, अराउंड अर्थ तमाम स्टार्स रिवॉल्व करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि जो हमारी अर्थ है यूनिवर्स के सेंटर में होते हुए रेस्ट में है, रुकी हुई है, ये कोई हरकत नहीं करती। उसके बाद एरिस्टोस्थीन्स एक बहुत भी अहम किरदार रखते हैं, क्योंकि ये तो फादर ऑफ जियोग्राफी भी हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले टर्म जियोग्राफी यूज़ की थी। उसके बाद उन्होंने कार्टोग्राफी में काम किया, कार्टोग्राफिक एस्पेक्ट्स पर काम किया। उसके बाद लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड पर उन्होंने काम किया, लैटिट्यूड इंट्रोड्यूस करवाया, उन पर काम किया। उसके बाद उन्होंने सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ उस पर भी काम किया और रेडियस वगैरह पर। उसके बाद प्लेटो हैं, प्लेटो जिसको हम अफलातून कहा करते हैं, उनका पॉलिटिकल जियोग्राफी, सोशल जियोग्राफी में काम है। उसके बाद उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है सर्कुलर मोशन, यानी कि सर्कुलर मोशन पर उन्होंने को इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद अर्थ इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, जो एनाक्सिमेंडर ने बात की थी वो भी इन्होंने की कि जो अर्थ है हमारी वो यूनिवर्स के सेंटर में है। उसके बाद अरिस्टोटल है। अरिस्टोटल ने पॉलिटिकल जियोग्राफी में काम किया है, क्योंकि वो भी पॉलिटिकल फिलासफर समझे जाते हैं। तो वर्क ऑन फॉसिल्स पर उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है, फॉसिल पर भी काम किया। और उसके बाद उन्होंने स्फेरिकल अर्थ उन्होंने कंसिडर किया कि अर्थ इज अ स्फेरिकल। उसके बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट हैं, जिन्होंने ट्रैवलिंग में एक बहुत बड़ा, ट्रैवलिंग का उनका किरदार जो है वो भी जियोग्राफी में एक नाम रखता है। उसके बाद फॉसिल्स पर उन्होंने काम किया, और फॉसिल्स पर उन्होंने इस वजह से काम किया क्योंकि जो एरिस्टोटल के, यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट एरिस्टोटल के शागिर्द हैं, तो वो एरिस्टोटल को फॉसिल्स भेजा करते थे। तो फॉसिल्स भेजने की वजह से भेजते थे तो अरिस्टो उस पर काम करते थे फॉसिल्स पर, तो इस वजह से इनका भी फॉसिल्स में किरदार आता है। उसके बाद हिपार्चस हैं। हिपार्चस ने जो काम किया, रेडियस पर काम किया, और उसके बाद अर्थ रेडियस पर। उसके बाद उनका जो बहुत बड़ा किरदार है एक्लिप्सिस पर है, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर काम किया। उसके बाद लूनर सोलर डिस्टेंसेस पर भी इन्होंने काम किया है। तो इस तरह
तो और जियोग्राफर बनते हैं, इनमें डिमोक्रिटस और हेरक्लिटस, वो भी इम्पोर्टेंट थोड़ा बहुत उन्होंने भी काम किया जियोग्राफी में। उसके बाद रोमन पीरियड है। रोमन पीरियड में हमारे पास दो ही जियोग्राफर हैं, एक टॉलमी है दूसरा स्ट्रैबो है। टॉलमी एक बहुत ज़्यादा नाम रखते हैं हमारी कार्टोग्राफी में। जब भी हम मैपिंग को समझते हैं, उसकी हिस्ट्री देखते हैं, तो एक बहुत ही बड़ा नाम हमारे सामने आता है, वो टॉलमी है। टॉलमी ने अपना मैप जो दिया था, यानी कि मैप बनाया था, वो बहुत वर्ल्ड मैप बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। तो उस तरह उनका मैप में ताल्लुक हो गया। उसके बाद लैटिट्यूड और लैंटीट्यूड पर उन्होंने काम किया, लोकेशंस ऑफ द अर्थ ऑन अर्थ, लैटिट्यूड और लैंटीट्यूड की वजह से लोकेशंस पर उन्होंने काम किया। उसके बाद स्ट्रैबो हैं। स्ट्रैबो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि इन्होंने रीजनल जियोग्राफी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया। दे वर्क ऑन डिफरेंट रीजन्स पर उन्होंने काम किया। और उसके बाद इनके जो हिस्ट्री ऑफ पीपल ऑफ प्लेसेस है, ये भी रीजनल से ताल्लुक़ रखती है। और इनकी जो डिस्क्रिप्शन है हिस्ट्री ऑफ पीपल ऑफ प्लेसेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डार्क एज है। डार्क एज की टर्मिनोलॉजी यूँ यूज़ होती है कि ये एक ऐसी एज है जिसमें कोई साइंटिफिकली यानी कि कोई नॉलेजेबल थिंग्स डिस्कवर नहीं हुई, इसी वजह से इनको डार्क एज कहा जाता है। उसके अलावा इन जो डार्क एज की करैक्टरिस्टिक्स हैं उनमें चर्च आता है। चर्च की एक इजारादारी थी। उसके बाद फ्यूडलिज्म का दौरदारा था। उसके बाद उसमें दूसरे नंबर बाद में देखते हैं कि 6वीं सदी यानी कि 6वीं और 7वीं में तकरीबन हम 7वीं सदी में राइज ऑफ इस्लाम राइज हुआ। उसके बाद उसमें सबसे ज़्यादा जो किरदार बनता है वो इन्हीं जियोग्राफर्स का और मुस्लिम जियोग्राफर्स का बनता है। डार्क एज में जितना भी किरदार ज़्यादा है वो मुस्लिम जियोग्राफर्स का है। तो मुस्लिम जियोग्राफर्स में सबसे पहले जो हैं वो इदरीसी हैं। अल-इदरीसी भी जियोग्राफर हैं जिन्होंने वर्ल्ड मैप उनका बहुत ज़्यादा मशहूर है। वर्ल्ड मैप उन्होंने दिया। और वो ट्रैवल करने वाले आदमी थे। ट्रैवलिंग की वजह से उन्होंने जिन इलाकों की उन्होंने ट्रैवलिंग की थी उनकी डिस्क्रिप्शन दी और उनका बहुत ज़्यादा इस तरह किरदार बनता है। उसके बाद उनके कार्टोग्राफी में यानी कि उन्होंने मैप बनाया, इस वजह से वर्ल्ड मैप जो इम्पोर्टेंट है, इस वजह से कार्टोग्राफी में भी उनका किरदार आता है। उसके बाद अहमद अल यकूबी हैं जो फादर ऑफ इस्लामिक जियोग्राफी हैं। ये सबसे पहले इन्होंने काम किया जियोग्राफी पर, इस्लामिक जियोग्राफी पर, यानी इस्लामिक जियोग्राफी में ये फादर हैं। और उनकी एक किताब है बुक ऑफ कंट्रीज़, ये उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। उसके बाद अल बेरोनी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जियोग्राफी में, और जियोग्राफर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका बहुत ही बड़ा किरदार है। इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग भी की और उसके साथ साथ एस्ट्रोनॉमी में इनका बहुत ही एक आला हद तक काम है। एस्ट्रोनॉमी में बहुत ही, कॉस्मोलॉजी में इनका बहुत बड़ा नाम है। उसके बाद रेडियस सर्कमफ्रेंस पर इनका बहुत, रेडियस में सर्कमफ्रेंस पे उस दौर में इन्होंने इतना काम किया था कि आज से तकरीबन थोड़ा बहुत फ़र्क है, इतना जितना उन्होंने बताया था। उसके बाद कार्टोग्राफी है। कार्टोग्राफी में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। अल हकीम एक मुस्लिम जियोग्राफर हैं जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी पर काम किया काफ़ी सारा। इब्न सीना, इनकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रैवलिंग की वजह से डिस्क्रिप्शन जो होगी वो भी एक जियोग्राफर होने के नाते एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करती है। उसके बाद रॉक साइकिल, इनकी रॉक्स के बारे में काफ़ी सारी कंट्रीब्यूशन ये एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। उसके बाद इब्न बतौता एक ऐसे जियोग्राफर हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करने वाले थे और ट्रैवलिंग की वजह से उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुई जियोग्राफी में। उनकी ट्रैवलिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो इन्होंने तकरीबन 75,000 किलोमीटर माइल्स ट्रैवल किया। उसके बाद हमारे पास रेनेसांस, एक बहुत ही खूबसूरत एज समझी है। तो ये इसको यूरोपियन रेनेसांस भी कहा जाता है। तो इसकी जो मैं आपको बताता हूँ इसकी क्या होती है, रेनेसांस होता क्या। तो आज भी हम अगर बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यार ना, रेनेसांस आदमी की ज़रूरत है, रेनेसांस से आदमी बहुत कुछ कर सकता है। तो इसका ये मतलब था, उस वक्त एक यूँ समझिए एक मूवमेंट हुई जिसमें कहा गया कि ऐसे लोग पैदा किए जाएँ जो तिब, आर्ट्स, अदबियात, साइंस हर चीज़ में ताल्लुक़ रखते हों, जो हर नॉलेज जानते हों, एस्ट्रोनॉमी में, हर चीज़ में। तो इस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं और हम डार्क एज से निकल सकते हैं। तो इस तरह काफ़ी सारे आदमियों ने फिर कंट्रीब्यूट किया, फ़िलासफ़र्स ने, स्कॉलर्स ने। तो उनमें सबसे पहले जो हमारे आते हैं वो निकोलो मैकियावेली हैं। निकोलो मैकियावेली का जितना कंट्रीब्यूट है जियोग्राफी में, पॉलिटिकल जियोग्राफी में है, और उन्होंने जिस हद तक कंट्रीब्यूट किया, जिस तरह पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स बताया उन्होंने, वो पॉलिटिकल जियोग्राफी में एक नाम रखते हैं।
उसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस हैं, क्योंकि कहा गया था ना कि हम काम करें हर चीज़ पर, डिस्कवरीज करें, तो इसलिए कोलंबस का किरदार बहुत अहम है क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किया अमेरिका को। तो उसके बाद कोपरनिकस हैं। कोपरनिकस एक बहुत बड़े अहम जियोग्राफी में समझे जाते हैं और इन्होंने एस्ट्रोनॉमी पर काम किया, उसमें सन के बारे में इनके जो फैक्ट्स थे वो बताया, इक्विनोक्स पर इन्होंने काम किया। उसके बाद प्लैनेट्स ऑर्बिट्स अराउंड द सन, जिस तरह सन के गिर्द ये प्लैनेट्स घुमा करते हैं इनके बाद। इसके अलावा प्लैनेट्स ऑर्बिट्स पर उन्होंने काफ़ी सारी यानी कि एक्सप्लेनेशन दी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। उसके बाद हम एज ऑफ एक्सप्लोरेशन कह सकते हैं या साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी शुरू हुई। और एज ऑफ एक्सप्लोरेशन में मेरे देखने में ये ऊपर वाले भी यानी कि जियोग्राफर्स निकोलो मैकियावेली जो पॉलिटिकल फिलासफर्स बनते हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस या कोपरनिकस हैं, ये भी आ सकते हैं, आते भी हैं। साइंटिफिक रेवोल्यूशन में देखें तो हम गैलीलियो हैं। गैलीलियो इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे समझिए साइंसदान हैं जो जिन्होंने साइंटिफिक रेवोल्यूशन में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। तो उसने एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा काम करते हुए जुपिटर्स के 4 सैटेलाइट्स के बारे में बताया, स्पॉट्स ऑन द सन के बारे में बताया, फेजेस ऑफ द वेनस के बारे में इन्होंने बताया। ये बहुत ही एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं, जिसकी वजह से गैलीलियो के बाद में काफ़ी सारे यूँ सब ये ट्रबल्स को भी फेस करना पड़ा। वो भी होता आ रहा है हर जियोग्राफर, मुस्लिम जियोग्राफर्स के साथ भी मुस्लिम जियोग्राफर्स ने भी काफ़ी ट्रबल महसूस किए। ट्रबल्स उनको यानी कि बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, यानी कि मजहबी यूँ समझिए मजहबी लोगों की तरफ से, और इधर भी गैलीलियो को भी मजहबी लोगों की तरफ से काफ़ी सारी ट्रबल्स फेस करना पड़ी। उसके बाद न्यूटन का काम है। न्यूटन ने भी काफ़ी सारा काम करते हुए काफ़ी सारा कैलकुलेट द फोर्सेस को उन्होंने कैलकुलेट करने की कोशिश की। जितना भी आप जानते हैं जी यानी कि न्यूटन के बारे में, न्यूटन ने जितनी कंट्रीब्यूट किया साइंटिफिक, उसमें मास के हवाले से जितने भी कंट्रीब्यूशन है, उसका वेलोसिटी के हवाले से कितना भी कंट्रीब्यूशन है, ऑर्बिट्स के अलावा हवाले से जितना उसका कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वेनियस है, वो जो अभी एक इम्पोर्टेंस रखते हैं जियोग्राफर हैं, इम्पोर्टेंस भी रखते हैं जियोग्राफी में। इस तरह इन्होंने काफ़ी सारी यानी कि फीचर्स पर काम किया, फीचर्स ऑफ कंट्रीज़ पर काम करते हुए इन्होंने जियोग्राफी की डिस्क्रिप्शन दी। और रीजनल जियोग्राफी में यानी स्पेशल जियोग्राफी में भी इन्होंने काम किया। उसके बाद हमारे यहाँ जो बड़ी बात आती है जियोग्राफी में, यानी कि एक मूवमेंट भी समझिए नई 18th सेंचुरी में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारे यहाँ आते हैं जियोग्राफर, ये इकोनॉमिस्ट हैं। इकोनॉमिक जियोग्राफी में यूँ समझिए इनका किरदार है आदम स्मिथ। तो आदम स्मिथ कैपिटलिज्म के भी फादर हैं, इकोनॉमिक्स के भी शायद फादर समझे जाते हैं। तो इनका जो किरदार कैपिटलिज्म में है, इस वजह से इकोनॉमिक जियोग्राफी में इनका किरदार बनता है। उसके बाद हमारे यहाँ जो जियोग्राफर हैं वो कांट हैं। कांट का एक बहुत बड़ा नाम है जियोग्राफिकल थाट में। मैथमेटिकल जियोग्राफी में इन्होंने काम किया। उसके बाद कमर्शियल जियोग्राफी में इन्होंने काम किया। कमर्शियल जियोग्राफी के बाद डिस्क्रिप्शन जी कमर्शियल जियोग्राफी के एस्पेक्ट्स बताया। रीजनल जियोग्राफी में इन्होंने काफ़ी सारा काम करते हुए रीजनल एस्पेक्ट्स और रीजनल टर्मिनोलॉजी को काफ़ी सारा यूज़ किया। उसके बाद पॉलिटिकल जियोग्राफी में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स और पॉलिटिकल सिस्टम्स और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में काफ़ी सारी डिस्क्रिप्शन दी है। तो इसके अलावा कांट के मुताबिक जियोग्राफी टर्म्स यानी कि टाइप्स भी 3 हैं, एक रीजनल जियोग्राफी, पॉलिटिकल जियोग्राफी और कमर्शियल जियोग्राफी। तो उसके बाद माल्थस 18th सेंचुरी में के आखिर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माल्थस ने थ्योरी दी जो अपनी पॉपुलेशन के बारे में, एक बहुत ही आला थ्योरी है, यानी कि आज भी एक बहुत बड़ा अहमियत रखती है। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 19th सेंचुरी है। 19th सेंचुरी में सबसे पहले जो हम समझें जियोग्राफर के हवाले से किरदार है, कार्ल मार्क्स भी जियोग्राफी में एक हम क्या समझिए कि नाम रखते हैं, क्योंकि इनका जो सोशलिज्म का एक इतलाक़ हुआ, इनकी वजह से पॉलिटिकल से जियोग्राफी में एक और इकोनॉमिक जियोग्राफी में समझिए एक बहुत बड़ा नाम दिया जा सकता है, क्योंकि इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन बनती है पॉलिटिकल लिहाज से भी और इकोनॉमिकली, यानी कम्युनिज्म जब राइज हुआ उनका एक बहुत बड़ा किरदार हुआ। उसके बाद वॉन हम्बोल्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जियोग्राफर। इन हम्बोल्ट से हमारी जियोग्राफी जो मॉडर्न पीरियड मिलता है, मॉडर्न जियोग्राफी शुरू होती है।
तो ये सबसे पहले तो फादर ऑफ इकोलॉजी समझे जाते हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, इन्होंने काफ़ी सारे ट्रैवल किया, ट्रैवल करते हुए इकोलॉजी पर इन्होंने काम किया, इस वजह से फादर ऑफ इकोलॉजी कहलाते हैं। और इस पर इन्होंने काम किया मुख्तलिफ़ इलाक़ों पर, मुख्तलिफ़ यूँ समझिए कि यानी वर्ल्ड में मुख्तलिफ़ जगहों पर। तो इसी वजह से इनकी बायोजियोग्राफी में भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन और नाम है। उसके बाद इन्होंने एग्रीकल्चर जियोग्राफी में काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स बताया, यानी कि एग्रीकल्चर जियोग्राफी में इन्होंने काफ़ी सारी नई नई टर्मिनोलॉजी दी। और एग्रीकल्चर जियोग्राफी में इन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर को किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, किन लोगों को एग्रीकल्चर पर लगा सकते हैं। तो इस वजह से काफ़ी सारा इनका किरदार हुआ। उसके बाद लैंग्वेज, सिविलाइजेशन, कल्चर पर इन्होंने काम किया। इन्होंने 5 साल लैटिन अमेरिका पर काम किया, क्यूबा पर काम करते रहे। तो इसकी वजह से इनका काफ़ी सारा काम बन गया। उसके बाद कार्ल लिटर ही तकरीबन हमबोल्ट के साथ साथ आते हैं, थोड़ा बहुत 10 साल का फ़र्क है। तो इन्होंने रीजनल जियोग्राफी पर काम किया। ये ह्यूमन जियोग्राफी के फादर हैं, फादर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी कहलाते हैं। तो इन्होंने काफ़ी सारा इनका बहुत ही यानी मॉडर्न जियोग्राफी में बहुत बड़ा किरदार है। साइंटिफिक जियोग्राफी में इंक्वायरी में इनको बहुत ही ज़्यादा काफ़ी सारा काम हुआ। और इन्होंने जियोग्राफी को एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन एस्टैब्लिश किया। इनका एक बहुत बड़ा किरदार है। जियोग्राफी में बहुत ही बड़े नाम हैं बोल्ट, कार्ल लिटर के। तो इस वजह से काफ़ी सारा इन्होंने काम किया। उसके बाद रिट्जल हैं। रिट्जल डिटर्मिनिज्म के फादर हैं और इनके डिटर्मिनिज्म की थ्योरी दी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। उसके बाद पॉलिटिकल जियोग्राफी पे इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। उसके बाद कोपन व्लादिमीर कोपन शायद इनका नाम है, मुकम्मल शायद हाँ कोपन इन्होंने क्लाइमेटोलॉजी पर काफ़ी सारा काम किया है, मेट्रोलॉजी पर काफ़ी सारा काम किया। और इनकी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो इनकी क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है। कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन जियोग्राफी में एक बहुत बड़ा नाम रखती है। उसके बाद डार्विन है। डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी, यानी कि जो बायोजियोग्राफी में एक बहुत बड़ा यानी कि कंट्रीब्यूट करती है। तो डार्विन इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे यहाँ 20वीं सदी में जियोग्राफर्स जितने भी हैं, जितना भी काम हुआ वो हम बताएंगे, इस पर देखेंगे। उसके बाद सबसे पहले हॉक हैं, फादर ऑफ सोशल जियोग्राफी हैं। इनको कहा जाता है 1907 में इनकी सोशल जियोग्राफी पेपर्स पब्लिश हुए, इस वजह से इनका काफ़ी सारा। उसके बाद अल्फ्रेड वैगनर हैं। अल्फ्रेड वैगनर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की वजह से बहुत ही आला समझे जाते हैं और उनका एक बहुत ही बड़ा किरदार है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को अगर समझें, महसूस करें तो किस हद तक यार कितना एक कमाल की चीज़ है कि उनका एक बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल आता है जियोग्राफी में और साइंस में यूँ समझिए, और एक्सप्लोरेशन में एक बहुत ही बड़ा नाम है अल्फ्रेड वैगनर का। तो ये आप समझ सकते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को, पांजिया की जिस तरह उन्होंने काफ़ी सारा सुपर कॉन्टिनेंट जिस तरह उन्होंने टर्म्स यूज़ की वो, क्योंकि हम तो सिर्फ ये बताना चाहते हैं, लिहाजा हमारा ये थ्योरीज़ पर हम मुकम्मल नहीं बता सकते। तो ये आप समझ सकते हैं, बल्कि अगर जियोग्राफी आपने पढ़ी है तो ये आपको पता भी होगा। हम सिर्फ थाट्स पर बात करेंगे। तो इस तरह हम जितनी जल्दी हो सके उतना कवर करेंगे और मुकम्मल जितनी ज़्यादा चीज़ें इनमें आएंगी, हम मुकम्मल तौर पर जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम इनमें शामिल भी करेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। उसके बाद क्रिस्टालर का जो कंट्रीब्यूट है जियोग्राफी में वो बहुत बड़ा है। उनमें सेंट्रल प्लेस थ्योरी जो उन्होंने बयान की है वो भी एक बहुत बड़ा अहमियत रखती है। तो ये एक बहुत ही अहम चीज़ है उनकी सेंट्रल प्लेस थ्योरी, जिस तरह उन्होंने बयान की सरफेस के बारे में, एस्ट्रोपिक सरफेस, पॉपुलेशन इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि बहुत ही आला किस्म का उनका ये कंट्रीब्यूट आता है। उसके बाद एडवर्ड ओलमैन हैं जिन्होंने जियोग्राफी को एज अ स्पेशल साइंस एस्टेब्लिश कराया, ये एक बहुत बड़ा उनका किरदार था। उसके बाद अल्फ्रेड वेबर हैं जिन्होंने इंडस्ट्रियल जियोग्राफी में बहुत ज़्यादा काम किया और इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी दी, और ये इस वजह से बहुत ज़्यादा आला समझे जाते हैं इस वजह से। उसके साथ साथ बर्टन हैं। बर्टन ने जियोग्राफी में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया, और यानी कि बर्टन ने जियोग्राफी को क्वांटिटेटिव जियोग्राफी एस्टेब्लिश कराया। उसके बाद हमारे यहाँ जो जियोग्राफर हैं
उनमें यहाँ रॉजर टॉमलिंसन हैं जो फादर ऑफ GIS हैं। उन्होंने GIS पर काफ़ी सारा काम किया। ये भी एक बहुत ही यानी कि समझिए स्पेशल साइंस के होने के नाते, साइंटिफिक होने के नाते जियोग्राफी में बहुत ही नाम है इनका। जो रॉजर टॉमलिंसन ने जो एक किस्म की GIS पर काम करते हुए जो 2014 में चल बसे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। उसके बाद अगर हम मॉडर्न जियोग्राफर, ये मॉडर्न ही है तकरीबन, ये भी मॉडर्न है। तो आज के जियोग्राफर्स में अगर हम देखें तो इससे पहले जसविंदर सिंह ने भी काफ़ी सारा काम किया जियोग्राफी पर। तो आज के जियोग्राफर्स जो काम कर रहे हैं, रॉबर्ट, लैफलेम, मिलर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये GIS पर काम कर रहे हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे जियोग्राफर्स ये समझ गए, चैन हैं, हैकले हैं, ये काफ़ी सारी जियोग्राफर जितने भी आते हैं, हम नाम नहीं ले सकते मुकम्मल, काफ़ी बहुत ज़्यादा जियोग्राफर आज भी इस फील्ड में काफ़ी काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसके साथ साथ दो तीन जियोग्राफर्स और जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं 19वीं सेंचुरी में, वो वाइडल डे ला ब्लैश हैं जो जिन्होंने पॉसिबिलिज्म की थ्योरी दी। पॉसिबिलिज्म की थ्योरी एक बहुत बड़ा नाम रखती है जियोग्राफी में, एक बहुत बड़ा मकाम रखती है जियोग्राफी में। तो इस तरह से वाइडल डे ला ब्लैश जो हमारे मॉडर्न जियोग्राफर्स में आते हैं, उनकी थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनका ये किरदार जियोग्राफी में बहुत ही आला है। उसके बाद अगस्त काम्टे हैं, इनका भी 19वीं सेंचुरी में काम है। और देखिए 19वीं सेंचुरी में जो इन्होंने काम किया, यानी कि जो पॉजिटिविज्म इन्होंने दिया, पॉजिटिविज्म के ये फादर कहलाते हैं। ये जिन्होंने कहा कि हम साइंटिफिक यानी कि मेथड्स यूज़ करें सोशल साइंसेज में, जियोग्राफी में। तो इस तरह से इनका बहुत बड़ा किरदार आता है जियोग्राफी में। उसके बाद WM डेविस, विलियम मॉरिस डेविस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जियोग्राफर जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये जो मॉर्फोलॉजी के फादर कहलाते हैं। जो मॉर्फोलॉजी ने जो फार्मोलॉजी में इन्होंने बहुत काफ़ी सारा काम किया। तो इन्होंने जो थ्योरी दी, थ्योरी साइकिल ऑफ ट्रॉयन, तो ये वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें वो स्टेजेस बताते हैं जी रॉयन के। तो इस तरह इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है।